अब इस चीज में हम क्या करते हैं, देखो आपके पास ये क्वेश्चन था, साइन रेस टू पावर 8 माइनस कॉस रेस टू पावर 8, एक्स रेस टू पावर 4 वाई रेस टू पावर 4, इसको मैंने फर्दर ब्रेक कर लिया। ये हमारा बेसिक एक फॉर्मूला है पावर 4 का, ठीक है, या पावर 8 का, हमने उसको आगे फर्दर ब्रेक कर लिया। अब अगर मैं अपने राइट हैंड साइड में चेक करती हूँ, मुझे चाहिए था साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, तो मैंने एक्स स्क्वायर के बाद में इसको ब्रेक किया। राइट, समझ में आ गई बात? ये यहाँ तक क्लियर है ना? अब मैं क्या कर रही हूँ, एक्स रेस टू पावर 4 वाई रेस टू पावर 4 है, साइन रेस टू पावर 4 प्लस कॉस रेस टू पावर 4 थीटा कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मुझे राइट हैंड साइड में चाहिए था, इसे एज इट इज लिख दिया। अब प्रॉब्लम आती है इस चीज की, साइन रेस टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू पावर 4 थीटा, और यहाँ राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि एक्स रेस टू पावर 4 प्लस वाई रेस टू पावर 4 क्या होता है। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। किसमें कैसे कॉमन आएगा बच्चे? इसमें कॉस में साइन नहीं है ना, तो सीकेंट होता या साइन इसमें होता तब कॉमन लेते, यहाँ थ्रू आउट कॉमन नहीं ले सकते। और बीच में प्लस साइन है तो वैसे भी पावर ब्रेक नहीं हो सकती, आगे फॉर्मूला नहीं लगता। ठीक है, एक ऐसा ही फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इसे हम लिखते हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। सिंपल सी बात है, अगर आप एक्स प्लस वाई के होल क्यूब को ओपन करते हो, क्या फॉर्मूला होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। तो अगर मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो मैं एक्स प्लस वाई के होल क्यूब में से ये टर्म माइनस कर दूंगी। समझ में आ गया? समझ में आया? अब ऐसे ही एक्स रेस टू पावर 4 प्लस वाई रेस टू पावर 4, आप इसको ऐसे लेकर चलो कि अगर आप एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हो तो क्या आता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो अगर मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में से 2xy माइनस कर दिया। समझ में आ गई बात? ये इतना क्लियर है सबको? ऐसे ही एक्स रेस टू पावर 4 प्लस वाई रेस टू पावर 4 क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको इस चीज में अप्लाई करना है हमने, ठीक है ना? पावर 4 है, इतना लिख लिया सबने। इसके बाद में अब इसे कैसे अप्लाई करूंगी? मैं लिखूंगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया ये? और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो आ ही रहा है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हेंस प्रूफ। समझ में आ गया ये? यहाँ तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन है, कुछ ना समझ में आया हो तो बता दो। बहुत बुरा हाल है। इसके अलावा कोई है और डाउट? ये मैंने ना लिखा भी हुआ था मार्क करके कि करवाना है मुझे आपको, ये दिया हुआ है। ना तो चाहिए, ये है कि आपको दिया हुआ है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, जो कि होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो कहा जाता है कि इस फॉर्मूला को यूज करना है कि दो एंगल्स को माइनस किया तो इस तरह से उसे ब्रेक कर सकते हैं। अब मुझे साइन 15 की वैल्यू बताओ। ठीक है, आपके पास एंगल्स कौन कौन से जिसकी वैल्यूज आपको पता है? 0, 30, 45, 60, 9। और तुम किस दो एंगल्स में चाहिए साइन 15? 60 और 45 को माइनस कर दिया, या फिर 45 और 30 को माइनस कर दो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप लिखोगे साइन ऑफ
45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। बस आ जाएगा, समझ में आ गया? वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लोगे। ये फॉर्मूला होता है, ये हायर लेवल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ये अगर 11th में ट्रिग्नोमेट्री करनी स्टार्ट करते हो तो आती है। ठीक है, मैं इसका चार्जर लेकर आई हूँ, इनको भी बड़ा है क्या है। अच्छा, समझ में आ गया बच्चे ये सबको? ठीक है ना? इसी को यूज करके कहते हैं साइन 75 की वैल्यू भी निकालो। आपको फॉर्मूला दिया होगा और कहते हैं साइन 75 की वैल्यू निकालो, तो फॉर्मूला ये होता है साइन ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए, फॉर्मूला दिया होगा यही वाला क्वेश्चन, ये कॉस बी है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, ये फॉर्मूला दिया होगा। उसके बाद कहा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है उसमें साइन 75 देखो कैसे बनेगा, 30 प्लस 45। ठीक है, तो इससे साइन ए माइनस बी भी आ जाता है, फॉर्मूला दिया होगा। उसके बाद क्या था बताओ? हो सकता है बिल्कुल, 2√2 तो नीचे आएगा ही आएगा, +1 आएगा -1, हाँ माइनस आएगा, ठीक है, तो ये माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/√2 कॉस 30 होता है, √3/2 कॉस 45 होता है, cos 45 होता है 1/√2 sin 30 is 1/, दिस इज √3 माइनस 1/2√2। वैसे sin 75 को आप 30 प्लस 45 या 45 प्लस 30 लिख सकते हो। समझ में आ गया? तो ये cos के भी फॉर्मूलाज होते हैं, tan के भी होते हैं। अगर ऐसा आ गया तो आप मान लेना tan 15 का फॉर्मूला दिया, मतलब tan a माइनस बी या a प्लस बी का फॉर्मूला आपको दिया होगा, एंड देन यू वुड बी आस्क्ड कि फाइंड द वैल्यू। समझ में आ गया? वैसे आने के चांसेस बहुत कम है, बट यू नेवर नो, क्योंकि बोर्ड थोड़ा बहुत दिमाग निकालने को तो कहता है। ऐसे ही कॉस के फॉर्मूलाज भी होते हैं, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी सम ऑफ टू एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ से आपके फॉर्मूलाज बन जाएंगे, आपको कह दिया जाएगा इनको सॉल्व कर लो। समझ में आ गया ये? तो देख, मुझे पढ़े बहुत देर हो गई है फॉर्मूलाज को। कॉस के क्या होता था, हाउ डिड आई रिमेम्बर, कॉस ए प्लस बी ना, साइन जो है ना वो कॉस को साथ लेके चलता है, कॉस जो है वो क्या करता है, वो अपने फेवर की बात करता है, वो कहता है कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो कॉस ने माइनस लेना है, साइन माइनस साइन ए साइन बी, पक्का है फॉर्मूला यही होगा, क्योंकि मैंने इसकी स्टोरी सी ऐसी बनाई हुई थी कि साइन है वो साइन और कॉस में आता है फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला, कॉस इकट्ठे होते हैं साइन इकट्ठे होते हैं, और क्योंकि इस वजह से, क्योंकि ये दोनों इसने साइन को साथ नहीं लिया, तो ये प्लस है तो इसके बीच में माइनस साइन होगा, और माइनस है तो बीच में प्लस साइन होगा। ठीक है, एंड अनदर सॉरी, यहाँ पे साइन ए, मतलब ये सारे फॉर्मूलाज आपको आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि फॉर्मूला दिया होगा और कहा जाएगा फाइंड द वैल्यू। फिर उसके बाद ना
यहीं से आपका एंगल बन जाता है cos 2a। अगर मैं दोनों एंगल सेम कर दूं, जैसे sin 120 की वैल्यू आप निकालते थे, वो 60 + 60 आता है, बट दैट मीन्स यू रिमेंबर द फॉर्मूला। ठीक है, तो भी फिलहाल इसको छोड़ देना। जस्ट एक फॉर्मूला बता रही हूँ कि अगर ये आ गया पेपर में तो हाउ यू नीड टू सॉल्व इट, राइट। अच्छा, और बताओ, इसके अलावा कोई और डाउट? हाँ, दो। तुम आई सक्सीड कर रही हो ना? दीजिए। हाँ जी, कौन सा वाला? D is a point on side BC। ये सिमिलर ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है। D is a point on side BC of triangle ABC। तो मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, उसमें क्या कंफ्यूजन आ रही है? ट्राइंगल एबीसी है, D is a point on side BC of triangle ABC such that angle ADC is, हाँ हाँ 13 वही वाला है। ये तो मैंने 2 बार ही करवा दिया था। एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी, ये हमें गिवन है। और टू प्रूव है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ठीक है, इसका ना मैंने आपको बैकवर्ड चलना सिखाया था कि आपको क्या पता कि कैसे ऐसे प्रूव करना है। तो मुझे साइड दी है, ट्रायंगल के नेम देकर सिमिलर प्रूव करने को कहा ना, समझ में आता है। अब या तो ना एंगल 2 इक्वल दे दिए, अब इन्हें कैसे हमें लेना है। मैंने कहा था एक चीज याद रखना, कॉरस्पॉन्डिंग कैसे डिटर्मिन होता है। जो आपका एंगल है उसके ऑपोजिट साइड, तो 2 एंगल्स इक्वल है, इन 2 एंगल्स के इक्वल ऑपोजिट साइड देख लो। अगर एंगल एडीसी है तो एंगल एडीसी के ऑपोजिट साइड कौन सी लोगे? एडीसी के ऑपोजिट साइड कौन सी है? एसी। और बीएसी के ऑपोजिट साइड कौन सी है? बीएसी कंप्लीट एंगल है ये, तो इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है? बीसी। तो आपस में ये कौन सी साइड्स हुई? आपस में कॉरस्पॉन्डिंग हुई। मतलब अगर रेशियो फॉर्म हो रही है ना, इनकी हो रही है, या तो एसी अपॉन बीसी फॉर्म होगा या बीसी अपॉन एसी। समझ में आया? फ्रैक्शन में दोनों साथ साथ रहेंगी। तो ये आपको एसी इंटू एसी दिया हुआ है इज इक्वल टू सीबी इंटू सीडी। तो मैंने इस इक्वल एंगल के हिसाब से बता दिया कि मेरा एसी और बीसी की रेशियो बनेगी। तो जहां एसी है वहां बीसी में लेकर आ गई, ये आ जाएगा एसी अपॉन बीसी। अब अगर इस लेफ्ट राइट हैंड साइड ने अपना एक नंबर इधर दिया है तो वो भी अपना एक नंबर देगी, सीडी अपॉन। कुछ नहीं, ये तो अपनी अंडरस्टैंडिंग है। ये तो समझने की बात है कि तुम्हारी रेशियो, ये तुम्हारा सारा रफ वर्क है। दिस इज योर रफ वर्क, समझने की बात है। क्वेश्चन में अगर समझ नहीं आ रहा, आपको साइड्स की रेशियो दी हो, कभी ये चीज प्रूव करने को कहा हो, तुम्हारा पाइथागोरस तुम्हें नहीं है, तुम्हें स्क्वायर में या कुछ ऐसी चीज तुम्हें प्रूव करने को दे दिया, तो आप देखो कि रेशियो किसके साथ फॉर्म हो रही है। तो एक एंगल साथ में दिया ही होगा, या तो तीनों साइड्स दी होंगी या एक एंगल साथ में दिया होगा प्रूव करने के लिए। तो उस एंगल के ऑपोजिट वाली साइड देख लो और वो देखो कि वो रेशियो कौन सी वाली से फॉर्म हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हो। समझ में आ गया? तो मुझे पता है एसी और बीसी की रेशो है, राइट, सीडी और एसी की। अब सीडी वाला ट्रायंगल ये है, तो आप बता सकते हो 2 साइड्स तो मेरे पास फिक्स हो गई। कौन सा ट्रायंगल लेना है मुझे? ट्रायंगल एडीसी और ट्रायंगल बीएसी, है ना। और वो कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग होती है 1 to 1, वो हम देख लेंगे। तो ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल बीएसी, इनको अगर सिमिलर करना है, क्योंकि ये 2 प्रूफ था, तो अब मेरा क्या हो गया, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट हो गया। ये तो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग रफ वर्क में किया कि ये रेशियो फॉर्म करनी है मुझे। ये रेशियो का मतलब है एक ट्रायंगल में एसी और सीडी साइड और एक ट्रायंगल में बीसी और एसी साइड। समझ में आ गया, राइट। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड बीएसी, इनको अगर मैं 2 ट्रायंगल्स ले रही हूँ 10th क्लास में आकर, इफ आई एम टॉकिंग ऑफ 2 ट्रायंगल्स, तो मुझे क्या प्रूव करना है? सिमिलर। तो इनको सिमिलर प्रूव करने के लिए सबसे पहली चीज क्या दी हुई है? एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी। मुझे पहली चीज तो ये दी हुई है, ये गिवन है। दूसरा क्या लूंगी मैं? एंगल सी। ये तो बेटा प्रूव करना है, ये गिवन नहीं है। तो मुझे क्या लेना है अब इनमें? दूसरा एंगल देखना है। तो वो होगा इसका एंगल एसीडी इज इक्वल टू एंगल बीसीए।
ये क्या है, कॉमन। टू प्रूफ को प्रूफ के साथ मत करना, ये मेरा टू प्रूफ था जिसमें मैंने सिर्फ अपनी ये सारी चीज जो थी मेरे रफ वर्क था, ये सारी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं ट्रायंगल कौन सा लूं। तो जब आपको साइड दी हो इन अ ट्रायंगल प्रूव करने के लिए, आपको साइड्स की कोई रेशो दी हो प्रूव करने के लिए, तो वहां से आपके न्यूमरेटर सारे एक ट्रायंगल की बात करते हैं, उसी रेशो के डिनोमिनेटर सेम ट्रायंगल की बात करते हैं, या तो ऐसे दिया होगा। ठीक है। दूसरी चीज कि आपका कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिया हो, तो आपको साथ ही साथ एंगल दिया होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो दो ही रेशो हो सकती है, तीन तो हो नहीं सकती, है ना। तो आपको देखना है कोई साथ में एंगल जो कॉमन हो, कोई वर्टिकली ऑपोजिट हो, कोई पैरेलल लाइन की वजह से हो। कौन से दो एंगल है जो इक्वल हो रहे हैं, उस एंगल्स के ऑपोजिट वाली साइड ले लो, आपकी वो एक रेशियो फॉर्म हो जाएगी। हाँ हाँ, कॉमन ये वाला एंगल ए ना, देख एक ट्रायंगल है तेरा ये वाला, और एक ट्रायंगल है पूरा बड़े वाला, उसमें एंगल ए कैसे कॉमन है बताओ। वर्टेक्स है पर इसने इतना टुकड़ा लिया, ये पूरा एंगल ले रहा है, तो हाउ कैन यू से कि ये वाला पार्ट जो है वो पूरे के इक्वल है। समझ में आ गया ना, समझ में आई चीज, राइट। हाँ। अच्छा एक चीज ना मुझे इसी के साथ इंपॉर्टेंट आपको करवाना था, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये चीज ना काफी बार मेरे दिमाग में फ्लैश हो रही है, क्योंकि पाइथागोरस करवाते थे हम लोग। लास्ट ईयर भी मैंने थोड़ा बहुत पाइथागोरस बच्चों को करवा दिया था, उसके बाद पता लगा था डिलीट हो गया है। तो उनको आती थी सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आपका ना वो जो क्वेश्चन नंबर है ना सर्कल्स का, एग्जाम्पल 3, पाइथागोरस लगाते हो, वो बहुत ही एक स्टेप का क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आ गया। अब लिख लो, अब अगर हम काम कर ही रहे हैं तो लिखेंगे सिमिलैरिटी इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। किसकी, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंसी है। हाँ, क्योंकि एंगल के हिसाब से देखा, एंगल ए पूरा बड़े ये वाला छोटे वाला वो एंगल बी के इक्वल मान रहा है। ठीक है। फिर ये एंगल डी यहाँ का, वो पूरे एंगल ए के इक्वल मान रहा है, वो जो दिया ही हुआ था। एंगल सी कॉमन है। लिखो, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये मुझे करवाना भी है, पूरी क्लास में भी करवाऊंगी, बट तुम्हारा पेपर है तो लिख लो, सिमिलैरिटी इन अ राइट ट्रायंगल। ये चीज ना यूज होती थी पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने में। ठीक है, इस चीज को हम यूज करते थे पाइथागोरस थ्योरम में। लेकिन यहाँ पर कैसे होती है, इसकी दो चीजें याद रखना। एक तो बहुत सिंपल सा रूल है, वो ना आपको एमसीक्यू फॉर्म में ही आएगा, या किसी क्वेश्चन में सब्सिडरी होता है कि यूज करने वाली चीज हो जाती है। 9th में ना इसको इनडायरेक्टली एज अ क्वेश्चन प्रूव किया हुआ है। ट्रायंगल एबीसी है, मैंने एसी का मिड पॉइंट लिया, एम ले लो इसको, एसी का मिड पॉइंट इज एम, बी और एम को ज्वाइन कर दिया, एम है मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, एसी का। बी और एम क्या बन गया, बी एम को ज्वाइन किया तो ये लाइन सेगमेंट क्या बन गई, मीडियन फ्रॉम बी। अब ये कोऑर्डिनेट में भी हेल्प करता है, ट्रायंगल्स में भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, छोटी सी चीज याद रखनी है। तो आपने 9th में प्रूव किया हुआ है, तो क्या होता है, ए एम और सी एम तो इक्वल है आपस में, है ना, और ये एम क्या है, ये भी इक्वल होगा। ठीक है, आपके पास क्या आएगा, ए एम और सी एम, क्योंकि एम मिड पॉइंट है वो तो इक्वल होगा, जो ये मीडियन है ना वो भी इसके इक्वल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और m को मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज द, लिखो, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज सर्कम सेंटर ऑफ राइट ट्रायंगल, सर्कम सेंटर ऑफ राइट ट्रायंगल एबीसी। कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगी ना एबीसी का, एबीसी को पास करता हुआ थ्रू एबीसी, ए और बी और सी के वर्टिसेस के थ्रू सर्कल बनाऊंगी, तो उसमें एसी डायामीटर होगी। मेक सेंस, सेंस बनती है इस बात है कि नहीं, क्योंकि एसी हाइपोटेन्यूज उसका डायामीटर होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि एंगल इन अ सर्कल इज 90 डिग्री, इस वजह से एसी डायामीटर होगा। एसी का सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल। हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड तो होती है, पर वो ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड किसी भी ट्रायंगल की आप लो, वो ट्रायंगल का डायमीटर नहीं बनेगी।
सर्कल का डायमीटर नहीं बनेगी, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में वो डायमीटर बनेगी। छोटी सी चीज है, याद रख लोगे। क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन है जहां पे यूज होता है और कोई क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। सिर्फ एक या दो क्वेश्चन है, वो भी एमसीक्यू में है, जहां यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। इस चीज को लिख लो, है ना। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज को कम मारते हैं, अब चल जाता है, वो समझ नहीं आता क्यों। और 9th में ना एक क्वेश्चन था जिसमें ये प्रूव किया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल में प्रूव दैट ए एम इज इक्वल टू या बी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, जिसमें आप इसको ऐसे प्रूव करते हो, ये ड्रॉ करके, और फिर ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके, देन वी से बी एम इज इक्वल टू ए एम, ठीक है। अब आते हैं इसका सिमिलैरिटी का क्या रूल है। सिमिलैरिटी ना राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होती है, कैसे यूज करते हैं इसको, और अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो, ये चीज समझ लेते हो, आपको सर्कल में ना एग्जाम्पल 3 जो कि इंपॉर्टेंट है सर्कल्स का, वो समझना इतना आसान हो जाएगा। जो पाइथागोरस थ्योरम उसमें यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, वो इस रूल के साथ 2 स्टेप का आंसर हो जाता है, ठीक है। ये ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल दैट बी, ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल दैट बी। अब मैं बी से ड्रॉ करती हूँ परपेंडिकुलर टू एसी, I drew BD perpendicular to AC, ट्राइंगल एबीसी है, BD perpendicular to AC मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन आता है ना, वो जो अच्छा फॉरवर्ड होते हैं, आपको फेसबुक पे दिखते होंगे कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस फिगर नाउ, कितने ट्राइंगल्स हैं, 3, है ना। कौन कौन से हैं, तीनों राइट एंगल्ड है। एक है ट्राइंगल एबीसी, अभी मैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं लिख रही, दूसरा मुझे दिख रहा है बीडीसी, और तीसरा दिख रहा है एडीसी। इन तीनों ट्राइंगल्स की सबसे पहली कॉमन बात क्या है, ये क्या है, राइट ट्राइंगल, एडीबी। हाँ, ठीक है, एडीबी बीडीसी 3 ट्राइंगल्स हैं। सबसे पहले इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, तीनों राइट ट्राइंगल्स हैं। और फिर क्या होता है, ये तीनों राइट ट्राइंगल्स क्या होते हैं आपस में, सिमिलर। तीनों के तीनों राइट ट्राइंगल्स जो ये होते हैं ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद 2 ट्राइंगल्स बन जाते हैं, ये आपस में तीनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है। तो अब पहली चीज है, मैं ट्राइंगल एबीसी बड़े वाला और ये छोटे वाला, इनको बीडीसी को, ट्राइंगल एबीसी और बीडीसी, ट्राइंगल एबीसी और बीडीसी को सिमिलर प्रूव करना है। कैसे करेंगे, एक एंगल 90 डिग्री हो गया, एंगल बी 90, इसमें एंगल डी 90, और सी क्या है, कॉमन, सिमिलर हो गए। ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीडीसी, ठीक है, राइट। ऐसे ही ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एडीबी, एंगल ए और ए क्या है आपस में, कॉमन, एंगल बी 90 और इसमें एंगल डी 90, समझ में आ गया। तो मैं लिख रही हूं एबीसी सिमिलर है बीडीसी को, और एबीसी सिमिलर है एडीबी को। तो अब मेरे पास क्या आ गया, जो ये बीडीसी है वो किसको सिमिलर होगा, एडीबी। ये डायरेक्टली भी प्रूव कर सकते हो, ऐसे भी ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। तो जरूरी चीज क्या है, ट्राइंगल बीडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एडीबी। देखो इस, अब ये डायरेक्टली कैसे है ना, इसको रट्टा कैसे मारना है, इसको कैसे याद करना है, ठीक है। वो क्या होता है, इतना लिख लिया हम तुमने, है ना। ये चीज आज एक बार जाके पढ़ लेना, एक बार में समझ नहीं आएगी, पर हाँ काफी चीजें इसके साथ क्लियर हो जाती है। मैंने ये वाली कॉरेस्पॉन्डेंस लिखी ना, बीडीसी और एडीबी, मुझे डायरेक्टली प्रूव करना है तो मैं कैसे करूंगी, देखो रट्टे की बात ही है, थोड़ी समझने की बात है, राइट। कैसे, आपको पता है ना ये एंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी, एंगल बी क्या है 90,
तो कैन यू टेल मी व्हाट इज ए प्लस सी? एंगल ए प्लस एंगल सी का सम क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल सी का सम होगा 90, है ना? ये है ट्रायंगल एबीसी। अब मैं लेती हूँ ट्रायंगल बीडीसी। ट्रायंगल बीडीसी में कौन सा एंगल 90 है? तो एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका एंगल बी और इसका एंगल सी, ठीक है ना? इनका सम क्या होगा? इक्वल नहीं है आपस में ये, यहां पर एंगल बी ये हुआ और एंगल सी, इनका सम क्या हुआ? 90। इन दोनों स्टेटमेंट से मैं क्या कह सकती हूँ? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में ना, जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल होता है, ये छोटा वाला एंगल डीबीसी। पूरा नहीं होगा ना, पूरा इक्वल हो गया तो 45 नहीं लिया ना, ये 30 भी हो सकता है। मिड पॉइंट अलग केस है, ये परपेंडिकुलर वाला केस है। ये 25 भी हो सकता है, ये 25 भी हो सकता है कि यहाँ पर हमने ब्रेक किया 65 25 में। लेकिन जो नहीं, हाफ नहीं हो रहा ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है, एंगल बाइसेक्टर थोड़ी है, ठीक है? एंगल बाइसेक्टर नहीं है, परपेंडिकुलर है। ये सिर्फ परपेंडिकुलर का केस है। यहाँ पर अगर ये एंगल x है और ये y है, तो x प्लस वाई इज 90। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर ये x है तो एंगल ए भी x होगा, अगर ये y है तो एंगल ये भी y होगा। ये ट्रू होगा, कंस्ट्रक्शन करके देख लो आप। समझ में आ गया? छोटे वाले ट्रायंगल का ये हिस्सा इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला हिस्सा इसके इक्वल होगा। हाँ, एक्सटर्नल कैसे हुआ? कोई साइड को थोड़ी ना तुमने एक्सटेंड किया है, इसका एक्सटर्नल एंगल तो ये हुआ, ये थोड़ी ना हुआ। ये तो ऐसे एक्सटेंड करोगे तो है कि इसको और इसको लेकर ऐड होगा। समझ में आ गया? छोटी सी चीज है, याद रख लो, ये क्वेश्चंस में हेल्पफुल होती है। समझ में आ गया? तो अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल ले रही हूँ पी क्यू आर, राइट ट्रायंगल, ठीक है? अब इसमें स्टेप्स याद रखो, मैंने क्या क्या बोला है। राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, फ्रॉम क्यू आई ड्रॉ परपेंडिकुलर टू साइड पी आर। ये क्यू एम है, सिर्फ परपेंडिकुलर है, मिड पॉइंट तो लग भी नहीं रहा। लग रहा है मिड पॉइंट किसी तरह से? नहीं, है ना? मिड पॉइंट नहीं कहा। मिड पॉइंट जो, अच्छा इसको ना ये क्यू पी क्यू आर लिया ना, लेट मी से परपेंडिकुलर है ना, तो इसको एस ले लिया। जो मिड पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेटली ये है। आप देखो, डिफ्रेंशिएट कर लो, ये मिड पॉइंट है। तो मैं परपेंडिकुलर की बात कर रही हूँ, मिड पॉइंट की बात नहीं कर रही, ठीक है? मिड पॉइंट की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ परपेंडिकुलर की बात कर रही हूँ। तो अगर मैं कह रही हूँ ये एंगल एक्स है, तो ये किसको इक्वल होगा? सी। और अगर ये एंगल y है तो किसको इक्वल होगा? y। मीडियन साइड को बाइसेक्ट करेगा, एंगल बाइसेक्टर एंगल को बाइसेक्ट करेगा। अगर मीडियन है तो वो पी आर को बाइसेक्ट करेगा, और अगर क्यू से एंगल बाइसेक्टर करो तो वो ऑब्वियसली उसने एंगल को बाइसेक्ट करना है। समझ में आ गया? अब इस केस के साथ ना आपके क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री का आपका सर्कल का एग्जांपल 3 है ना, उसमें 3 तरह के ट्रायंगल्स बनते हैं। करवा दो एक बार, वो बहुत इजी हो जाएगा। पाइथागोरस से करते हो, बार बार देखते हो। हाँ जी, करना था। क्यों हंसे? छुट्टी कर दो। छुट्टी तो 4:30 बजे ही होगी। टाइम कितना, 7 मिनट तो रह गए। उसके बाद भी तुम कह रहे हो छुट्टी कर दो। बताओ क्या कहा? बदतमीज। हाँ, बिल्कुल बदतमीज। अभी भी तुम छुट्टी मांग रहे हो? मतलब आपके लास्ट के स्टेजेस हैं अब तो। पेपर तो समझ में आ रहा है, ये भी पेपर ही करवा रही हूँ मैं। कौन सा बैठकर तुम्हारा यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट कर रही हूँ? ये उसके बाद का पेपर है। एक बात समझ लेना, जिंदगी में पढ़ना तुमने उतना ही है, ठीक है? चाहे तुम 2 घंटे यहाँ ना आते, 2 घंटे कहीं फालतू लगाते, तुमने पढ़ना उतना ही था हिंदी के लिए। अगर सच में हिंदी करनी होती तुम आते ही ना। तुम नहीं हिंदी करना चाहते थे, इसलिए तुम यहाँ क्लास में बैठे हो। तो यहाँ बैठे हो, इज द ओनली थिंग। मुझे भी आज यही रियलाइज हुआ कि जहां बैठे हो कम से कम उस चीज को एंजॉय कर लो, उसके तरफ थोड़ा सा अटेंशन दे दो। तो क्या हुआ था, यस्टरडे आई वेंट समवेयर एंड मैं जाकर कह रही हूँ जाना है, जाना है, जल्दी है, जल्दी है।
तो किसने सिर्फ ऐसे ही बोला, कहते अभी जहां जहां पर हो उस चीज को तो एंजॉय कर लो जाकर, बाकी काम तो करने ही है, पता है। ठीक है, तो मुझे पता है आपको मैं छोड़ दूंगी, मैं 7 बजे तक थोड़ी बिठा रही हूँ बच्चों। तो इसमें दिया हुआ था पी क्यू इज 8 सेंटीमीटर एंड ओपी इज 5 सेंटीमीटर इज द रेडियस। ये आपका एग्जाम्पल 3 है, ये बहुत ईजी हो जाता है जब आप सिमिलैरिटी लेते हो। आपका ये राइट ट्राइंगल था, ये राइट ट्राइंगल था, इस पॉइंट को आर लिया था, है ना। ये राइट ट्राइंगल था आर वाला, और ये राइट ट्राइंगल था। समझ में आ गया। तो सिर्फ ओपीटी देखो, ट्राइंगल ओपीटी, जो मैंने अभी केस समझाया वही है, राइट ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है वर्टेक्स से। समझ में आ गया। और आपने इसको कहा था 4, ये भी 4, ओ आर थी 3। समझ में आ गया। अब तुमने जो राइट ट्राइंगल के 2 टुकड़े किए, राइट एंगल वाले के 2 टुकड़े किए, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो आपका ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा। बस इतनी सी चीज याद रख लोगे ना, अगर आप, आपको ये क्वेश्चन मुझे पूरा पक्का लगता है कि ये पेपर में आ जाएगा। और अगर ये याद कर लेते हैं, किसी ना किसी अभी टर्म पेपर में आ जाए शायद आपका जो प्री बोर्ड है, ठीक है, तो उसमें अगर आ जाएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। राइट, अपने 2 ट्राइंगल्स लिख लिए, मैं लिखूंगी ट्राइंगल आर पी टी इज सिमिलर आर पी टी, आर पे राइट था, आर ओ पी, है ना, ये वाले एंगल के साथ ये था ना, तो इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर ओ पी। समझ में आ गया, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखी है। समझ में आ गया बच्चे, बोल दो। ये लो बड़ा कर दिया इसको, इन केस वो छोटे से एंगल्स नहीं दिख रहे, है ना। तो मैंने क्या किया था, ये एंगल और ये एंगल इक्वल किया था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल किया था, तो मैंने लिखा आर पी टी, आर पी टी सिमिलर किसको है, आर पे तो राइट एंगल है तो आर ही आएगा। अगर इस ट्रायंगल का एंगल पी ये वाला था तो उसके साथ ओ जाता है, और यहाँ पर टी है तो टी के साथ ये सी जाता है। अब इसमें आप लिखोगे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, तो हम लिखेंगे आर पी अपॉन आर ओ इज इक्वल टू पी टी अपॉन ओ पी इज इक्वल टू आर टी अपॉन आर। ठीक है, चाहिए क्या मुझे, पीटी, तो पीटी, ओपी की वैल्यू है अपने पास 5, आरटी की वैल्यू है अपने पास, आरटी ए नहीं है ना, आरपी की वैल्यू है अपने पास, आरपी इज 4। हाँ, ये वैल्यू नहीं है ना, इसको एज इट इज रख लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आर ओ की वैल्यू, आरपी की वैल्यू अपने पास थी, आरपी इज 4, और आर ओ कितना था 3। अब डायरेक्टली पीटी की वैल्यू आ जाती है 3 या 4, ये दिया हुआ है प्रूफ तुम्हारी बुक में, क्यों नहीं एक्सेप्ट होगा, तुम सिमिलैरिटी नहीं प्रूव करोगे। अब तुम कहोगे मैम डायरेक्टली एंगल कैसे इक्वल प्रूव होते हैं, है ना, तुक्का ही मारना ना, हमने याद कर लिया, मैंने आपको करवाया था ना, आप लिखोगे इसको कैसे प्रूव करना है आपने। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने लाइक दिस, ठीक है, ये ए बी सी, ये 90 है, ठीक है, ये एक्स लिया, ये क्या है 90 माइनस एक्स। समझ में आ गया, 90 माइनस एक्स हुआ, ये एंगल कितना है, तो एंगल सी ले लो, क्या आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 90 माइनस। समझ में आ गया, अब तो क्लियर है। अच्छा, ये भी मुश्किल लगता है, हाँ जी बिल्कुल, आपने इसको x लिखा, इसको लिखा 90 माइनस एक्स, ये 90 था। अच्छा, इसकी वैल्यू बता दो छोटे वाले ट्राइंगल में, प्रूव हो गया। समझ में आ गया, तो इस चीज को आप एक स्टेप में शो कर सकते हो, आपका 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। वैसा ही था, पर ये ज्यादा इजी प्रूव है, मुझे लगा ज्यादा इजी होगा। आपने इस वाले पोर्शन को, एंगल एबीडी को एक्स ले लिया, एंगल डीबीसी 90 माइनस एक्स, फिर इंट्रा एंगल एबीडी लिख लो। इस प्रूफ को अगर आपने प्रूव करना है, पेपर में लिखना आ गया, सबसे आसान प्रूफ यही होगा।
let angle ABD is equal to x, therefore angle DBC is 90 minus x. In triangle ABD, angle ABD plus angle BAD plus angle ADB is equal to 180. ABD को आपने लिखा है x, एंगल BAD कितना है वो मुझे निकालना है, और ADB कितना है 90. तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एंगल BAD इज 90 माइनस x. तो यहां से फ्रॉम 1 and 2 इक्वल हो गया. समझ में आ गई ना चीजें, अगर तुम्हें प्रूव करना है वहां पर, वरना सिंपल से कह देना कि ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल. ठीक हो गया, समझ में आ गया हमें ये. यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कुछ ना समझ में आया हो? दिस इज सिमिलैरिटी इन अ राइट एंगल ट्रायंगल. जो एक चीज इंपॉर्टेंट थी, इससे कुछ क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं आपके. समझ में आ गया, राइट? हाँ जी. और कोई डाउट है? पेज 171. हाँ जी, वो लाइन वाले बच्चे. इसके बाद तुम्हारा कोई डाउट तुम जाना है? हाँ, अब मैं मजाक में नहीं कह रही हूँ, मैं सरकास्टिक भी नहीं हो रही हूँ. डाउट का 171 पे सेंटर ऑफ द सर्कल. तुम्हें ये नहीं आता? हाँ, तो कोई भी 3 पॉइंट ले लो. तो जैसे मर्जी ले लो. तुम्हें क्या पता कौन से वो पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं? तुम तो रैंडमली ले रहे हो ना. अब तुम्हें कहीं भी ले लो बच्चे. ये तुम, आई कैन नॉट बी वेरी स्पेसिफिक कि नहीं जी ये यहाँ पर भी हो सकते हैं वो 3 पॉइंट. लेकिन मेरा रूल क्या है कि जहां पर भी होंगे, सर्कल पर होंगे, तो इफ दीज 3 पॉइंट्स आर ABC, इनसे नॉन कोलिनियर है, तो ये ट्राइंगल फॉर्म करेंगे. और OA, OB और OC आपस में क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा. मैं तो ये प्रिंसिपल पे चल रही हूँ. अब ट्राइंगल ABC ने आपस में तो एक ट्राइंगल फॉर्म किया ही है ना, राइट? हाँ, तो इसके बाद आप इसको ले रहे हो XY. ये पॉइंट दिया हुआ है 6 - 6. सी, बिकॉज ऑफ द, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये मेरा फॉर्मूला बेस्ड आंसर है. आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करके फिर आप कैलकुलेशन करो तो वो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन है कि पॉइंट ऐसे लोकेटेड है, राइट? समटाइम्स जब मिरर इमेज निकालनी होती है या जो मिड पॉइंट निकालना होता है, मैं रैंडमली लेती हूँ कि यहाँ पर लिया 2 3 और ये ले लिया -2 3. तो आप मुझे कहते हो मैम ये तो इनवर्स ले लिया. बिल्कुल ठीक है. तो जो मैंने आपके फॉर्मूलाज बनाए हुए ना हमने, वो आपकी डायरेक्शन का चेंज भी लेकर चलता है. फॉर्मूला इस डायरेक्शन के चेंज को भी एक्सेप्ट करके आंसर वही देगा. समझ में आ गया? ये तो हो जाएगा ना, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 3 पॉइंट्स. और इस पॉइंट को बोलते हैं सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC. ठीक है, ट्राइंगल ABC का सरकम सेंटर है. इसका फॉर्मूला कुछ नहीं होगा, आप लिखोगे x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y + 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू. तो बेसिकली यू आर सेइंग OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC. अब आ जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट और इज इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर. तो इनमें से दो पेयर बनाओगे, या OA और OB को इक्वल करोगे, OB और OC को इक्वल करके 2 इक्वेशन, या OC और OA. ठीक है ना? अब फायदा क्या देता है देखो, यहाँ पर x - 3 और यहाँ पर x - 3 है. तो पहला फायदा मुझे OB और OC को है, क्योंकि ये पूरी x की टर्म कैंसिल हो जाएगी, y का आंसर डायरेक्ट आ जाएगा. अब y का आंसर आ गया तो मेरी ये 2 इक्वेशन एक वेरिएबल में हो जाएगी, चाहे मैं इसके साथ इक्वेट करूँ चाहे मैं इसके साथ इक्वेट करूँ. दैट इज बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक नंबर्स कैलकुलेशन हुई, उसमें ये नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा. समझ में आ गया? तो इनमें से कोई भी 2 पेयर उठा लोगे, 2 इक्वेशन फॉर्म करोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y. समझ में आ गया?